नमस्कार साथियों, फिर एक नई शुरुआत, फिर एक नया दिन। मैंने थोड़ा सा आपको कुछ, चूँकि लगभग एक महीना ही बाकी रह गया है, तो मैं कुछ चीज़ें समझा देना चाहता हूँ आपको, वो समझ लीजिएगा थोड़ी देर के लिए। हमारे जितनी भी परीक्षा है उसमें 3 प्रकार के प्रश्न हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। समझिएगा इसको। पहली जो हमारे पास में पहला प्रकार है ना, ये बड़े आसान प्रश्नों का होता है, ये बहुत आसान, ठीक है। ये लगभग सभी विद्यार्थी करते हैं इसको। मैं आपसे कहूँ कि 9 लाख विद्यार्थी जो जेईई मेंस देंगे वो इसे करेंगे, हाँ करते हैं। 16 लाख विद्यार्थी जो नीट देने के लिए तैयार हैं वो इसे कर लेंगे, हाँ कर लेंगे, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो सब लोग पास तो हो ही रहे हैं ना, 12वीं कक्षा में पास होके ही दे रहे हैं वो सब के सब। और जो अभी 12वीं कक्षा का परीक्षा दे रहे हैं वो भी निश्चित तौर पर पास होंगे, तो वो सब कर लेते हैं इनको। और एक और कैटेगरी है, एक और प्रकार है जो जिसे कहते हैं कि रैंकर्स के लिए है, वो जिन्होंने ये निश्चित कर रखा है या जो बहुत पहले से अपना काम प्रारंभ कर चुके हैं, वो विद्यार्थी हैं जिन्हें ये निश्चित है कि मुझे टॉप आईआईटी में जाना है, मुझे टॉप एनआईटी में जाना है, या मुझे जो मेडिकल कॉलेज में भी जाना है ना, वो सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, ठीक है। तो ये जितने भी प्रश्न हैं, ये रैंकर्स वाले, ये रैंकर्स के प्रश्न रैंकर्स के लिए ही हैं। कई बार क्या होता है कि इन रैंकर्स के प्रश्नों के लिए हम जूझते हैं और हम जूझकर कई बार अपने काम को खराब कर लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप रैंकर्स नहीं बन सकते, लेकिन रैंकर्स बनने के लिए कुछ और काम करना होता है। आप जब तैयारी कर रहे हैं, आप जब अपना प्रिपरेशन का काम शुरू कर रहे हैं, तो साल 2 साल से आपका जो परफॉर्मेंस आ रहा है वो बता रहा है आपको कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। आपके वो जो अंक आ रहे हैं, आपके जो नियमित टेस्ट होते हैं, उनमें आप कैसा काम कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यदि आप इनके लिए सक्षम है, निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छी बात है। पर यदि आपको महसूस होता है कि नहीं, ये अभी मैं नहीं कर पाऊंगा, पर मुझे चयन चाहिए, मैं चाहता हूं, क्योंकि नीट में तो आप देखिए ना यार, कहीं से भी कीजिए, डिग्री तो एमबीबीएस की मिलनी है ना आपको, उसके बाद फिर से नीट पीजी होना है, तो क्यों हम छोड़ें, हम ये कर सकते हैं। तो ये जो दूसरी कैटेगरी के प्रश्न हैं जो आसान नहीं है लेकिन ये सामान्य है। अब क्या होता है कि ये सामान्य प्रश्न सामान्य विद्यार्थी नहीं करते, कर ही नहीं पाते वो। क्यों? क्योंकि वो या तो आसान के चक्कर में या फिर बेहद कठिन के चक्कर में। जो विद्यार्थी ये समझ जाता है कि मुझे ये भी कर लेने हैं, वो निश्चित तौर पर, जिसे कहते हैं ना बहुत साधारण भाषा में, कि वो गंगा पार हो जाता है, ठीक है ना। तो आप इन पर बहुत ध्यान दीजिए। हम लोग इस समय इस तरह के प्रश्न आप लोगों के लिए लगातार लाते रहते हैं, और ये मान के चलिए कि इस तरह के प्रश्नों के आने की संभावना भी बहुत अधिक होती है। तो ये तो हमें करनी ही, और आपने ये कर लिए तो आप एक मैं ये कह सकता हूँ कि अच्छी रैंक तो उसे नहीं कह सकते, बहुत अच्छी तो, लेकिन हाँ ठीक ठाक रैंक से वहाँ जा सकते हैं जहाँ आपके जाने की संभावना समाप्त हो जाएगी यदि आप ये प्रश्न नहीं करेंगे तो शायद आप सब लोगों को मेरी बात समझ आ गई है। चलिए आज जेनर डायोड के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स जिसे कहा जाता है, ये उसका हिस्सा है, और जेनर डायोड पर प्रश्न आना है। और आज मैं किस प्रश्न की बात करूंगा कि जेनर डायोड का एक उपयोग है, उस उपयोग पर प्रश्न आता है लगातार। एनटीए अभ्यास ऐप जो है आपका, उस पर भी ये प्रश्न मैं लगातार देख रहा हूं, और पिछले वर्षों से भी ये लगातार आ रहा है। थोड़ा उतावलापन मत करिएगा। स्टेबलाइजर आपका जो है ये कौन सा है, तो मैं कहूँगा ये वोल्टा स्टेबलाइजर है। और ये वोल्टा स्टेबलाइजर का नाम आते ही आप एक और चीज़ के लिए मुझे कहोगे कि ये वोल्टा स्टेबलाइजर जो है वो किस तरह की वोल्टा, क्योंकि वोल्टा 2 तरह की आपके पास में, एसी प्रत्यावर्ती, ठीक है, और एक दिष्ट जिसे आप क्या कहते हैं, डीसी कहते हैं। तो क्या ये प्रत्यावर्ती वोल्टा स्टेबलाइजर का काम करेगा? तो मैं मना कर दूंगा नहीं, क्योंकि ये डायोड है। जैसे ही आप प्रत्यावर्ती पर इसका उपयोग करेंगे, ये क्या करेगा, ये दिष्टता का काम करेगा। दुष्टता नहीं कह रहा यार, दिष्टता कह रहा हूं। दिष्टता का तात्पर्य दृष्टिकरण से, समझ आ गया?
वो आपके क्या करेगा कि एसी को परिवर्तित करेगा किसमें, डीसी में। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात को। तो आज जिस चीज की हम बात करेंगे, मैंने यहाँ डबल स्टार इसीलिए लगाया था कि ये डीसी वोल्टेज स्टेबलाइजर है, ये एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर नहीं है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्टेबलाइजर नहीं है, ये आपके पास में डीसी वोल्टेज स्टेबलाइजर है। आप सब जो चीजें बहुत छोटी छोटी हैं उनको मैं बता देता हूं आपके सामने। ये जेनर डायोड का संकेत है, इस पे प्रश्न आ जाता है, बहुत आसान कर लीजिएगा। नहीं आता है तो कोई बात ही नहीं है। ये जेनर डायोड के अभिलाक्षणिक वक्र हैं, इन पर भी प्रश्न आता है, आता ही है। तो मैं आपको बता देता हूं कि आप जेनर डायोड में ये जो तीर का चिन्ह है, ये आपके पास में P आपका टर्मिनल है, और ये जो टर्मिनल है आपके पास में ये कौन सा है, N। P अर्थात P प्रकार का अर्धचालक इधर है, इधर N प्रकार का अर्धचालक है। आप इस डायोड को, ये बायसिंग जिसे कहते हैं, हिंदी में अभिनति कहा जाएगा इसे। तो यदि मैं P को उच्च वोल्टता पे ले लूं, उच्च वोल्टता का मतलब हायर पोटेंशियल, और N को निम्न वोल्टता पे ले लूं मतलब लोअर पोटेंशियल, तब तो मेरा ये जेनर डायोड अग्र अभिनति में चला जाएगा, अग्र बायस में चला जाएगा। लेकिन अग्र बायस में इसका उपयोग होता नहीं है। अब यदि मैं आपसे कहूं कि नहीं, मैं क्या करना चाहता हूं, तो मैंने N को लिया निम्न वोल्टता पर, N प्रकार के अर्धचालक को कहां ले लिया, निम्न वोल्टता पर अर्थात लोअर पोटेंशियल पर, और P को ले लिया कहां पर, हायर पोटेंशियल पर। तो ये उत्क्रम अभिनति हो जाती है, उत्क्रम बायस हो जाता है, और यही हम इसका जेनर डायोड का उपयोग करते हैं। एक शब्द आता है आपके पास में, ये X से लेकर Y तक मैंने आपके सामने जो है अभिलाक्षणिक वक्र बनाया है। इस दौरान हम क्या है, उत्क्रम अभिनति में है, डायोड को हमने उत्क्रम बायस कर रखा है, और X से लेकर Y तक इसे कहा जाता है कि ये भंजन वक्र है। मंजन मत पढ़ना, मजाक कर रहा हूं सबसे, ये भंजन वक्र है, और डायोड का, जेनर डायोड का जो उपयोग है वो यही होता है। ठीक है, इस दौरान आप कहेंगे तो धारा के मान में निरंतर परिवर्तन हो सकता है, लेकिन इस समय चूंकि भंजन हो चुका है, ये बीडी का मतलब है ब्रेकडाउन वोल्टेज, इसे भंजन वोल्टता ही कहा जाता है। यहां आपके सामने लिख रहा हूं, ये भंजन वोल्टता है जेनर डायोड की, ये विशेष प्रकार का डायोड है। यहां भंजन होने से ये समाप्त नहीं होता है। और अब देखिएगा कि यदि मैं कोई एक बिंदु अभिलाक्षणिक वक्र पे यहां लेता हूं, और इस समय कहता हूं कि मेरे पास ये जो धारा है वो 6 एम्पियर की है, और ये वोल्टता जो आपने यहां ली, माना कि ये 30 वोल्ट की है, तो ये बिंदु अभिलाक्षणिक वक्र पे बताता है कि डायोड के दोनों सिरों पर वोल्टता 30 वोल्ट है, धारा 6 एम्पियर है। आप यहां पहुंचिए, यहां पहुंचिए, यहां पहुंचिए, इन सभी बिंदुओं पर धाराओं के मान आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। 6 से 8, 8 से 10, 10 से 15, अर्थात धारा निरंतर बढ़ रही है। तो धारा तो बढ़ गई, लेकिन इन सब बिंदुओं के लिए वोल्टता कितनी है, 30 वोल्ट है। क्यों? क्योंकि डायोड इस समय भंजन भाग में काम कर रहा है, भंजन वक्र पर काम कर रहा है। तो इस डायोड से प्रवाहित होने वाली धारा चाहे 6 एम्पियर हो, चाहे वो 8 एम्पियर हो, चाहे वो 12 एम्पियर हो, लेकिन इस डायोड के दोनों सिरों पर जो वोल्टता का मान आएगा वो कितना आएगा, इस समय वो 30 वोल्ट आएगा। तो अब ये जेनर डायोड मुझे ये बताता है कि यदि मुझ में से परिवर्तित धारा प्रवाहित होगी और मैं भंजन वक्र पर काम कर रहा हूं, तो भी मेरे दोनों सिरों के मध्य वोल्टता के मान में परिवर्तन नहीं होगा। और मेरे जेनर डायोड का ये जो जिसे कहा जाता है अभिलक्षण है, ये जो लक्षण है यही इसे कहता है कि आप इसे वोल्टेज स्टेबलाइजर की, वोल्टता स्टेबलाइजर की भांति उपयोग में ले सकते हैं। लेकिन कौन सा? तो आप कहेंगे एसी नहीं, डीसी। ठीक है, तो ये तो सामान्य सी चीजें थी, और आपको ये पता लग गया कि जब हम भंजन वक्र पर होंगे, जब हमारे अभिलाक्षणिक वक्र कहाँ होंगे, भंजन वक्र पर होंगे, भंजन भाग में होंगे, तब ये P और N के मध्य की जो वोल्टता है वो कितनी रहेगी, वो आपकी भंजन वोल्टता VBD के तुल्य रहेगी। भले डायोड से प्रवाहित होने वाली धारा, इस समय क्या है, N को किस पे कर रखा है आपने, उत्क्रम अभिनति है, तो आपका N भाग किस पर है, तो आप कहेंगे N भाग हो गया आपका उच्च वोल्टता पर, और आपका P भाग हो गया जिसे कहते हैं लोअर पोटेंशियल, निम्न वोल्टता पर। और इस समय जो धारा जाएगी वो किस तरफ से किस तरफ जाएगी, N टर्मिनल से P टर्मिनल की ओर। तो आप कहेंगे कि धारा I भले परिवर्तनशील हो, लेकिन डायोड के दोनों सिरों पर विभवांतर का मान नहीं बदलेगा।
और यही आपकी क्या है, भंजन वोल्टता है। चलिए अब जेनर डायोड का मैं आपको परिपथ चित्र बना के बता देता हूँ, बहुत आसान है। ठीक है, आपने ये जेनर डायोड यहाँ लगा दिया, ये वोल्टता है माना कि V, ये प्रतिरोध R1 है, ये R2 को लोड प्रतिरोध कहा जाता है। R2 क्या कहलाता है, ये लोड प्रतिरोध कहलाता है। और यहां आप सब डरते हैं, लोड क्या है आपके पास में, ये आप ट्यूबलाइट का उपयोग कर रहे हैं वो लोड है, बल्ब का उपयोग कर रहे हैं वो लोड है, आपका जो टीवी चल रहा है वो लोड है, आपके पास में जो एसी चल रहा है वो लोड है। और लोड परिवर्तनशील होता है हमेशा, कभी आप स्विच ऑफ कर देते हैं, मतलब आपको लगा के ठंडक हो गई है तो आपने एसी को बंद कर दिया, आपने टीवी चला रखा था, आपको लगा मुझे नहीं देखना है क्योंकि मुझे पढ़ना है, तो आपने बंद कर दिया। कभी मन हुआ तो उसको क्या कर लिया, आपने उसको चालू कर लिया, उसको काम में लेना शुरू किया। तो लोड बढ़ भी सकता है और लोड कम भी हो सकता है। तो ये लोड प्रतिरोध को अब मैंने परिवर्तनशील कर दिया। अरे अब सब देख रहे हैं कि पूरे परिपथ में यदि इस प्रतिरोध को बदलूंगा तो धारा भी बदलेगी, है ना, और धारा बदलेगी तो वो वोल्टता को प्रभावित करेगी। लेकिन मुझे वोल्टता कैसी चाहिए, मैं तो स्टेबलाइजर का उपयोग कर रहा हूं ना भाई, तो मुझे वोल्टता तो क्या चाहिए, निश्चित चाहिए। तो यहां देखिए सबके सब लोग, ये मेरे डायोड का एन टर्मिनल है, दिख रहा है सबको, देखिए, है ना, एन कौन सा, ये वाला जहां जेड दिख रहा है, ये जो तीर का चिन्ह है ये क्या है आपके पास में, पी है। और एन को आप किधर ले गए, देखिए एन को जोड़ा आपने बैटरी की बड़ी प्लेट से अर्थात उच्च वोल्टता से, और पी को जोड़ा किधर, बैटरी की छोटी प्लेट से। ये देखो, ये इधर देखिए सब, पी को जोड़ा, ये पी यहां से गया ये छोटी प्लेट पर निम्न वोल्टता पर, ये एन यहां से गया उच्च वोल्टता पर। अर्थात आपने क्या कर दिया, उत्क्रम अभिनति उत्क्रम बायस में ले लिया, भंजन पर आप काम कर रहे हैं। तो एन से लेकर, और एन कहां जुड़ा हुआ है, ए पर, पी कहां जा रहा है, बी तक। तो एन और पी के मध्य इस समय जो विद्युत विभांतर है, जो वोल्टता है, वो अपरिवर्तनशील होगी, वो निश्चित होगी। और ए और बी किसके सिरे हैं, देख के बताइए, ये ए, ये रहा, ए कौन है आपका, एन, ये बी कौन है, ये बी रहा यहां तक, देखिए इधर, और बी कौन है, पी। अर्थात एन और पी के मध्य वोल्टता स्थिर है, तो ए और बी के मध्य भी वोल्टता स्थिर होगी। और ये वी ए बी आपका क्या हो गया, वी ओ, अर्थात ये मेरा अंग्रेजी में इसे आउटपुट वोल्टेज कहा जाता है, निर्गत विभव, डरना नहीं भाई, या निर्गत वोल्टता। और आपके पास ये इस समय डायोड के दोनों सिरे हैं, तो इस समय मैं क्या कर चुका हूँ, भंजन कर चुका हूँ, तो इसे आप कहेंगे VBD। इसे कई बार जेनर वोल्टेज भी कह दिया जाता है। ये लीजिए, सबको एक बॉक्स में बंद कर देता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। तो चाहे इसे भंजन वोल्टता बोलें, चाहे इसे जेनर वोल्टता बोलें, चाहे इसे आप आउटपुट वोल्टेज बोलें, ये सारी राशियां, क्योंकि VZ एक स्थिर राशि है, अभी मैंने आपको बता दिया, 30 वोल्ट का मैंने यहाँ से आपके सामने उदाहरण लिया था। ठीक है, आप अपने अनुसार कर सकते हैं, आपको चाहिए 20 वोल्ट, तो आप जो डायोड की निर्माता कंपनी है उससे कहिए भाई हमें 20 वोल्ट भंजन वोल्टता का डायोड चाहिए। आपको 45 वोल्ट चाहिए, तो आप कहिए कि हमें क्या चाहिए, हमें निर्गत वोल्टता 45 चाहिए, तो वो आपको फिर 45 वोल्ट भंजन वोल्टता का जेनर डायोड देंगे और आप इस परिपथ को बना के अपना काम कर सकते हैं। बहुत आसान सी चीज़ है। अब आप कहेंगे कि R2 का मान परिवर्तित होगा, तो R2 में प्रवाहित धारा बदल जाएगी। ये लोड है, आपको समझा दिया मैंने। अब ये बदलेगा तो यहां से देखिए धारा कितनी जली, तो बैटरी ने धारा दी आपको I, यहां आके आप किरचॉफ के नियम को लगा लीजिए, तो जेनर डायोड से जाने वाली धारा कितनी हो गई, I1, और यहाँ से ये धारा पहुंची, और लोड से जाने वाली धारा कितनी हो गई आपके पास में, वो लोड से जाने वाली धारा हो गई I2। और आपको पता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम कहता है कि I किसके तुल्य होगा आपके पास में, I इज इक्वल्स टू हो जाएगा I1 प्लस ये I, यहाँ पर ये रहा, ये I1 और ये I2, तो I का मान हो जाएगा I1 प्लस I2 के। और I2 क्या चीज़ है, ये तो I2 लोड धारा है, और I1 क्या चीज़ है, जेनर धारा है। तो कभी आपसे I1 का मान पूछ लिया जाता है, कभी आपसे I2 का मान पूछ लिया जाता है, कभी आपसे क्या पूछ लिया जाता है, I। और सिर्फ ओम का नियम लगाते हुए चलना है, ओम का नियम। ओम का नियम आपने लगा लिया तो आपका काम हो गया। मुझे बताइए A से B तक वोल्टता कितनी, तो आप A से B तक वोल्टता कह सकते हो आराम से
ये VBD है, ये आपके पास कितनी है V, क्या कह सकते हैं इसे हम AB भी कह सकते हैं, और यही आपका VZ है। अच्छा, BD का मतलब ब्रेकडाउन है, ध्यान रखना, BD ब्रेकडाउन भंजन, और ये AB टर्मिनल है आपके, तो समझ गए होंगे आप इसमें। बटा प्रतिरोध कितना R2, ये लीजिए ये R2 यार। अरे यार ये आपको पोटेंशियल डिफरेंस जिसे कहते हैं कि आपको विद्युत विभवांतर मालूम है, प्रतिरोध मालूम है, तो धारा निकल जाएगी। ये लीजिए I2 आ गई, ये ले, 1 सेकंड का काम है, बहुत ही आसान। ठीक, आगे बढ़ जाए। अब क्या चाहिए, यहां से यहां तक कितना है जल्दी बताइए। यहां से यहां तक विद्युत विभवांतर VZ है। तो यदि मैं आपको ये कहूं कि इस पूरे के पूरे लूप में आप घूम जाते हैं, समझिएगा सबके सब लोग, मैं इस समय किरचॉफ का नियम लगा देता हूं आपके लिए। तो मैं किरचॉफ का नियम लगा रहा हूं, नहीं आया तो पूछ लीजिएगा बच्चे, बहुत आसान काम है वैसे तो, कोई इसमें है ही नहीं। तो जब आप इस पूरे के पूरे लूप में, नीले रंग के इस लूप में घूमेंगे, तो यहां से यहां तक जाने पर तो विद्युत विभव में वृद्धि होगी, छोटी प्लेट से बड़ी प्लेट, तो आपने भी लिख दिया, वृद्धि का मतलब धनात्मक लगा दिया, प्लस धारा कितनी आई, जब इधर से इधर जाएंगे आप तो निश्चित बात है कि यहाँ धारा की दिशा में जब जाएंगे तो विद्युत विभव में कमी आएगी। कितनी धारा आई, R1 प्रतिरोध से, तो विद्युत विभवांतर ओम का नियम लगा दीजिए, I × R1, तो ये I × R1 कर दिया आपने। लेकिन इस समय आप क्या कहेंगे, विभव पात है, कम हुआ है विभव, तो यहाँ ऋणात्मक चिन्ह लगा दिया। और यहाँ से यहाँ तक भी आपके पास में विभव पात है, कितना है ये, तो ये तो आप जानते ही हैं। VZ लिखें, VBD लिखें, कुछ भी लिख दीजिए, मैं यहाँ VZ लिख देता हूँ। और पूरे लूप में घूम के आ गए तो किसके तुल्य हो जाएगा, 0 के। अब आपको I का मान चाहिए तो I का मान निकाल लीजिए आप, बहुत आसान सी कैलकुलेशन है। उधर ले जाइए, V - VZ हो गया, ये लीजिए V - VZ, ठीक है, ये रहा V - VZ, I R1 उधर चला गया और R1 से आपने भाग दे दिया, ठीक है ना, शाबाश, समझ आ गया सबको, आ गई आपकी आवाज़ मुझे। तो I आप निकाल सकते हैं, ठीक है, I2 आप निकाल सकते हैं, और I और I2 निकल गया तो I1 को भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत छोटा सा आपका परिपथ है, देखिए कोई दिक्कत हो तो पूछिए। यहाँ से यहाँ तक का विद्युत विभवांतर VZ या VBD, VZ या VBD या VAB एक ही चीज़ है। फिर यहाँ कितना V, उसमें से यहाँ कितना I × R1, यहाँ से यहाँ तक विभवपात, यहाँ से यहाँ तक विभवपात, यहाँ से यहाँ तक विभव वृद्धि, इस पूरे लूप में किरचॉफ का नियम बना दिया। ये आपके पास कहानी होगी पूरी समाप्त। अब क्या क्या पूछ सकता है मैं बता देता हूँ आपको। R1 और R2 के मान देता है, V का मान देता है, धारा I पूछता है, या जेनर डायोड से प्रवाहित होने वाली धारा पूछता है। कुछ भी पूछे, आपके पास तो सारे सूत्र हैं, हो सकता है आपको धाराएं दे दे और हो सकता है R1 R2 के मान पूछ ले, किसी भी तरह की कोई चीज़ हो, बहुत आसान सी कैलकुलेशन। चलिए एनटी अभ्यास ऐप का एक प्रश्न है, आज का ही है शायद मेरे ख्याल से, जेईई मेंस का आप देखेंगे तो मुझे पूरा ढंग से तो ध्यान नहीं है, या तो ये 28वें प्रश्न पत्र में से या 31वें प्रश्न पत्र में से, देख लीजिएगा। लेकिन इस तरह का प्रश्न आएगा और मैं आपसे कह सकता हूँ इस तरह का प्रश्न आपको करना भी और जल्दी करना है। क्यों? क्योंकि ये वो प्रश्न है जो आपको भले रैंकर्स नहीं बनाए लेकिन आपको असफल से क्या बना सकते हैं, सफल बना सकते हैं। फिर सुनना मेरी बात को, ये प्रश्न आपको रैंकर्स नहीं बनाए लेकिन असफल होके आप असफल हो जाएं, ऐसा नहीं होने देंगे। ये असफलता से किधर ले आएंगे आपको, सफलता की ओर। चलिए परिपथ देखिए, कितने वोल्ट की बैटरी है, 9 वोल्ट की, बहुत बढ़िया। R1 कितना है, 200 ओम। R2 कितना है, 800 ओम दिख रहा है आपको। जेनर डायोड, अरे ये रहा, ये टर्मिनल कौन सा, N, ये टर्मिनल कौन सा, P। मैं आपको बता सकता हूं कि यदि आप पूर्व के वर्षों के प्रश्न पत्र देखते हैं तो वहाँ इस तरह के भी प्रश्न हैं कि वो जेनर डायोड में आपसे टर्मिनल्स के बारे में पूछ लेता है। अरे भाई जिधर तीर है वो P और जहाँ तीर नहीं है वो कौन है, N। सामान्य सी बात है। कहाँ उपयोग में लेते हैं जेनर डायोड को, जेनर डायोड का उपयोग हमेशा भंजन वक्र में किया जाता है। जहाँ भंजन आपका होता है उस जगह पर ये रहा, यहाँ धारा परिवर्तनशील है लेकिन
विद्युत विभवांतर स्थिर हो जाता है आपके पास में। बहुत आसान सी चीज़ है। देखिए गणनाओं में भी आपको जरा सी भी परेशानी नहीं आएगी। क्या पूछा गया है, पहली चीज़ तो आपको क्या दे रखा है कि भंजन वोल्टता का मान 5.6 वोल्ट है। कहाँ से कहाँ तक? इस जगह से इस जगह तक। तो आप मुझे कह सकते हैं कि ये टर्मिनल आपका ए है, ये बी है, तो ए और एन तो एक ही हो गए और पी और बी भी एक हो गए, अर्थात 800 ओम पर आपको जो विद्युत विभवांतर मिलेगा वो 5.6 वोल्ट मिल जाएगा, है ना। 800 ओम के दोनों सिरों पर विद्युत विभवांतर, 800 ओम के दोनों सिरे कहाँ जुड़े हैं पहले ये बताओ यार। ये 800 ओम, इसके दोनों सिरे जुड़े कहाँ हुए हैं? जेनर डायोड पर। तो दोनों समांतर क्रम में है ना। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया, शाबाश। अब चलिए एक एक करके, क्या पूछा है आपसे? जेनर डायोड में प्रवाहित धारा है, अभी निकाल देते हैं। तो पहले यहाँ से यहाँ तक बताइए विद्युत विभवांतर कितना? तो आप कहोगे 5.6 वोल्ट। यहाँ से यहाँ तक विद्युत विभवांतर कितना? 5.6 वोल्ट। तो धारा का मान ये लिख देते हैं यहाँ पे, यहाँ लिख रहा हूँ, देखिएगा ये I2 धारा है, ये वाली जिसको मैंने यहाँ भी I2 ही लिखा है, ये रहा। ये लोड धारा है, वास्तविकता में लोड में से प्रवाहित होने वाली धारा है। तो I2 का मान, विद्युत विभवांतर तो दे रखा है आपको 5.6/800। बहुत आसान सा काम। अच्छा इसको लिख दीजिए 56/8000, कोई परेशानी नहीं। 8 सत्ते कितना? 56, 7/1000। तो आप 7 मिली एम्पियर कर दीजिए ना यार इसको। 7 × 10⁻³ करके समय खराब मत करना, जबरदस्ती में समय खराब मत करना बेटा, याद रखिएगा। हाँ समझते हैं आप सब लोग, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब क्या है, लगाइए ये पूरा का पूरा लूप, वही नीले रंग से जो पहले बनाया था वही अब बना रहा हूं आपके सामने। तो 9 वोल्ट का कितना हिस्सा यहां गया? 5.6 बचा हुआ यहां पर है। तो आपको ये धारा निकाल के दे देता हूं मैं। आई ये रहा आपके पास सूत्र। इसमें किरचॉफ का नियम सीधा सीधा दिख रहा है आपको बहुत आसानी से। मैं लगा देता हूं आपके सामने एक बार। यहां से यहां तक कितना? 9 वोल्ट। प्लस क्यों लगाया? इधर से इधर जाने पर क्या होगा? छोटी प्लेट से बड़ी प्लेट, हाँ विभवांतर, और कितना? 9 वोल्ट, और बढ़ेगा तो प्लस ले लिया। यहां से यहां तक 200 × I, माइनस या प्लस? माइनस या प्लस? धारा की दिशा, विभव पाथ, हाँ माइनस, बिल्कुल ठीक। प्लस यहां से यहां तक कितना है? 56, 5.6, 56 नहीं 5.6, लेकिन विभव पाथ है तो माइनस। ये सब किसके तुल्य हो गए? 0 के। 9 में से 5.6 जाएंगे तो 5.6, 4 और जोड़ दो तो 6, 3.4, और किसके बराबर है? 200 I के बराबर है। तो 200 I बराबर कितना हो गया? 3.4। तो I बराबर कितना हो गया? 3.4/200। इसको कर दीजिए 34/2000, 17 दूनी 34, आप काट ही दोगे तो ये कितना हो गया आपका? 17 मिली एम्पियर। प्रश्न ही हो गया? हाँ हो गया बिल्कुल। तो ये धारा कितनी? 17 मिली एम्पियर। यहां से आई ये धारा 17 मिली एम्पियर, इधर कितनी गई? 7 मिली एम्पियर। तो आपके जेनर डायोड 17, आपके पास क्या है? निवेशी धारा। निर्गत कितनी है? 7। इधर निर्गत कितनी आएगी? 17 - 7। तो आप मुझे कहेंगे कि ये 10 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी आपके पास में। ये आपका उत्तर आ गया। आ गई आपको मेरी बात समझ? हाँ यार ये बात अच्छी, जब तुम्हें समझ आ जाता ना तो तुम मुस्कुराने लग जाते हो सब। ठीक है, अब समझिए किस तरह के जितने भी प्रश्न आपको मिले इसी तरह के मिलेंगे बिल्कुल। तो आज ये निश्चित हो गया। ठीक है, रेड्डी जी ने आपको ये बता दिया कि इस तरह का प्रश्न आना लगभग अवश्यंभावी है। और एक और चीज अवश्यंभावी है कि जब इस तरह का प्रश्न आएगा तो आप उसे करेंगे भी और सही भी करेंगे, गलत नहीं करेंगे। चलिए लगातार पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।